हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुसुम है और इस वीडियो में हम वसंत भाग 3 के पाठ 10 कामचोर को डिस्कस करेंगे। इस कहानी में यह कहानी कामचोर आलसी बच्चों की है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे काम से जी चुराते हैं और घर वालों की कोई मदद नहीं करते। वे खेलने कूदने में और मस्ती करने में ही अपना सारा समय निकाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। वाद विवाद मतलब बहस, कामचोर मतलब आलसी। ठीक है। इसमें हमने यहाँ तक देखा कि लेखिका के घर में जो बच्चे हैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं और जिसके कारण उनके घर में बहस छिड़ गई और उसका फैसला यह हुआ कि सारे नौकरों को निकाल दिया जाना चाहिए। काम ना करने की वजह से बच्चे मोटे हो रखे हैं और वो हिलकर अपना पानी भी नहीं पीते हैं। बच्चों को अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। वो कामचोर हो रखे हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने की सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि आखिर हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। तो इसको समझते हैं कि लेखिका और उनके भाई बहन को डांटते हुए उनके घर वाले कहते हैं कि वो इतने सारे हैं और घर का कोई भी काम नहीं करते, सारा दिन मस्ती करते रहते हैं कि शरारतें करते रहते हैं और घर के काम में कोई मदद नहीं करते। तो बच्चों को ख्याल आया कि आखिर वो क्यों नहीं ये काम करते, कि वो अपना पानी तो खुद पी खड़े होकर पी सकते हैं, उनमें उनका क्या ही खर्च होता है। इसलिए लेखिका और उनके भाई बहनों ने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब हम अपना काम खुद ही क्या करेंगे। आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबाएल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जाए तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। लेखिका कहते हैं कि जब बच्चे एक साथ ही एक काम करने लगेंगे तो आपस में तो धक्का मुक्की होगी ही। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा उस टाइम लेखिका के घर में हुआ कि लेखिका कहते कि बच्चे किसी से डरने वाले नहीं थे कि यदि कोई उन्हें धक्का दे जाता तो वो सह जाते। ऐसा तो लेखिका और उनके भाई बहनों में कोई भी नहीं था। पानी की मटकों के पास ही लड़ाई होने लगी। सब बच्चे आपस में झगड़ा करने लगे। जो कुछ भी सामान था इधर उधर गिरने लगा। सुराहियाँ, मटके, पतीले सब इधर उधर बिखर गए। इससे कपड़े भी काफ़ी गीले हो गए। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहा है। हरगिज मतलब बिल्कुल, फरमान मतलब राज की आज्ञा, राजा की आज्ञा, दुहाई मतलब कसम। लेखिका की माता जब ये सब देख रही थी और बच्चे झगड़ा मचा रहे थे तो उनके बड़े ने कहा कि ये बच्चे कोई भी काम नहीं कर सकते, कि बच्चों को, अगर बच्चे अपना खुद का काम नहीं करेंगे तो उनको रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिला जाएगा। लेखिका कहते हैं कि उनकी माता ने ये आदेश बिल्कुल राजा की आज्ञा की तरह दिया था, जिसका पालन जरूर होना था। इसलिए बच्चों ने कसम खाने लगे कि बड़े लोग जो भी कहेंगे वह हम सब कुछ कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं, तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है और भाई मुफ्त में यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। हमने यहाँ तक की देख रहे हैं हम इसको। ठीक है। तनख्वाह मतलब पैसे, मुफ्त मतलब फ्री में। तो लेखिका कहती हैं कि उनकी माताजी ने सभी बच्चों से बहुत से काम करने के सजेशंस दिए, आइडिया दिए। जैसे कि बच्चे आंगन को साफ कर सकते थे, पेड़ों में पानी दे सकते थे। उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा लालच भी दिया कि अगर वो काम करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा।
अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ए हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की, फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। ये है कि उनके लेखिका के पिताजी ने कुछ काम बताए और दूसरे काम भी बताए, जैसे कि माली को तो तनख्वाह मिलती है, अगर सभी बच्चे मिलकर पानी डालेंगे तो। इतने में उनकी अम्मी को लगा कि भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर सब बच्चे एक साथ पानी डालेंगे तो वो बाढ़ ले आएंगे, क्योंकि वो इतने ध्यान से काम नहीं करेंगे। आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। इतने में ही बच्चों ने उस दरी को उठाया जो मैली थी। चारों कोने उसके पकड़े और उसको साफ करने लगे। कुछ ने लकड़ियां ली और उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे उसकी मिट्टी निकल जाए। सारा घर धूल से अंट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। लेखिका कहती है कि जब सब बच्चे फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी से धूल निकालने के लिए उस पर डंडे बरसा रहे थे, तब सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सबका सांस लेना मुश्किल हो गया और जितनी भी धूल थी वह अब फर्श पर थी और वो घर वालों के सिर पर भी जम गई थी। साथ के साथ सबकी आंख और नाक में घुस गई थी, जिससे उन सबका बुरा हाल हो गया था। तो ये सब देखकर बच्चों ने वहाँ झाड़ू लगाने का सोचा, लेकिन अभी दिक्कत हो गई कि झाड़ू भी सिर्फ एक थी। हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया था। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितने सींके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। सींके मतलब तीलियाँ। लेखिका कहती है कि जब झाड़ू के टुकड़े टुकड़े हो गए और जिसके हाथ में जितनी झाड़ू की तिल्लियाँ लगी वह उसको इधर उधर इकट्ठा करने लगे और झाड़ू लगाने लगे। यह सब देखकर लेखिका की माताजी ने कहा, अपने हाथ पर सिर रख लिया और कहा कि ये बुजुर्ग लोग बच्चों को काम करने देंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे। अब जरा जरा सी बातों पर बच्चों को टोकते रहेंगे तो बेचारे बच्चे कैसे काम करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अंटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। लेखिका कहती हैं कि बच्चों को न जाने कहाँ से ये बात याद आ गई कि असल में झाड़ू देने से पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना चाहिए होता है। बस इस वजह से बच्चों ने पानी छिड़क दिया और जो भी वहाँ पे धूल पड़ी हुई थी उससे वो सब कीचड़ बन गई। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भिगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। इसमें लेखिका जी कहती हैं कि अब बच्चों को आंगन से भी निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने काम करने की जगह बहुत काम खराब कर दिया था। वहाँ से निकालने के बाद अब बच्चों ने सोचा कि पेड़ों को पानी दिया जाए। फिर बच्चे जो घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले जो भी उनको सामान मिला वो लेकर पानी देने के लिए निकल लिए। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वही घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास
किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भिगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामियों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमज भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। घमासान मतलब घोर। आगे है ठुसम ठास। ठुसम ठास मतलब धक्का मुक्की। कुमक मतलब उनको बुलाया गया। पीठ दिखाना। पीठ दिखाना मतलब डर के भाग जाना। लेखिका कहती है कि सब बच्चे जब पेड़ों को पानी देने के लिए कोई ना कोई बर्तन लाए थे, तो फिर वो सब नल पर टूट पड़े और धक्का मुक्की करने लगे, जिसके कारण किसी के बर्तन में कोई भी बूंद पानी की नहीं आ सकी। और कभी किस बाल्टी पर पतीला होता था और कभी पतीले पर लोटा होता था, और फिर भगोने डोंगे एक के ऊपर एक बर्तन चढ़ते जा रहे थे, लेकिन किसी के बर्तन में पानी नहीं आ रहा था। पहले तो सिर्फ एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और फिर यह कोहनियाँ और उसके बाद बर्तनों से एक दूसरे पर वार करने लगे। यह सब देखकर घर के घर वाले सारे भागने, उनको बुलावा भेजा गया ताकि वे अपने अपने बच्चों को संभाल सकें। जैसे ही बच्चों को पता चला कि उनके माता पिता आ रहे हैं, तो उन्होंने हथियारों को वहीं मैदान में फेंक कर डर के भाग गए। आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवा गए। इसमें है धीशा मुश्ती। धीशा मुश्ती मतलब धक्का मुक्की। लथपथ मतलब भरा हुआ। लेखिका कहती है कि पानी जो कीचड़ भर गया था, उसकी वजह से कुछ बच्चे बहुत ही मिट्टी से सन गए थे, कीचड़ से सन गए थे। लेकिन अब जितने नौकर थे, उनकी संख्या बच्चों के हिसाब से काफ़ी कम पड़ी थी, तो अब उनको पास के बंगले थे, वहाँ से नौकर बुलवाए और हर प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए 4 आने को देकर। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। इसमें लेखिका जी कहती हैं कि बच्चों ने जो भी काम करना चाहा उसे पूरा नहीं कर सके। अब बच्चे मान चुके थे कि सफाई का काम उनके बस की बात नहीं है और ना ही पेड़ों की देखभाल वो कर सकते हैं, तो वो सिर्फ कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर सकते हैं। बस आगे हम यहाँ से शुरू करते हैं। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रखी थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। लेखिका कहती हैं कि जब बच्चे कोई काम न कर सके, तो वह मुर्गियों का पकड़ने का काम बहुत अच्छे से कर सकते थे। जो बच्चे सोच रहे थे, लेकिन उनके पीछे भागे तो उन्हें लग रहा था कि किसी ने उन मुर्गियों को भी बच्चों की बात न मानने के लिए कहा है। मुर्गियां बड़े अजीब ढंग से इधर उधर कूदने लगी। घर में काम आने वाले आया, जहाँ खीर के प्यालों पर चांदी की वर्क लगा रही थी। 2 मुर्गियां तो दौड़ती फड़फड़ाती उसके ऊपर से निकल गई। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदनी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चून में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। लुथड़े मतलब सने हुए, मतलब उसके पंजो कत्थे चुने में, कत्था चुना मतलब जिस पे कढ़ाई की गई हो, कत्थे चुने जिस पर कढ़ाई की गई हो। लेखिका कहती हैं कि जैसे बच्चों ने मुर्गियों को दौड़ाना बंद किया तो लग रहा था कि कोई तूफान आके गया है। उसके बाद देखा कि जो प्याले हैं वो खाली हैं और सारी जो खीर थी वो दीदी के जो कढ़ाए हुए दुपट्टे और
धुले हुए सिर पर लगी हुई थी। अम्मा को जो पान खाने का शौकीन था और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चून में संजे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी धुली हुई चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। आगे पढ़ते हैं अगले पेज की ओर। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तरह तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। उधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। इसमें लेखिका कहती हैं मोरी मतलब नाली। ये यहाँ मोरी यहाँ पे है, मोरी नाली। और है बेनकल, मुर्गियाँ बेनकेल मतलब बिना नकेल के, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो लेखिका कहती हैं कि उनके घर में खाना जब तैयार हो रहा था तो चारों तरफ मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ नजर आ रही थी। एक मुर्गी दाल की पतीली में छलांग मारकर सीधी जाकर नाली में इतनी तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ मौसी के मुंह पर उछला, जो वहां पर बैठकर हाथ मुंह धो रही थी। मुर्गियां इस तरह चारों ओर दौड़ रही थी जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई उन पर नकेल नहीं थी। बिना नकेल के ऊँटों को जिस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सभी मुर्गियां भी बिना कंट्रोल के इधर उधर भाग रही थी। यहाँ से शुरू करते हैं कि एक भी दबड़े में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझा कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दानों के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। और लेखिका कहती हैं कि दिन भर की जो भूखी भेड़ें थी, जब उन्होंने अपना भोजन देखा तो सब उस पर एक साथ ही झपटी, जिसके कारण बच्चों को वहां से भाग जाना मुश्किल हो गया। भेड़ चाल जो हम सब ने सुनी है कि सब भेड़ें एक तरफ ही चली जाती हैं। जल्दबाजी में भेड़ें एक दूसरे को धक्का देखते हुए तख्त के ऊपर से ही अपना भोजन पर टूट पड़ी, पलंगों के ऊपर से छलांग लगाने लगी, बर्तनों को लुढ़का दिया। कुछ भी सामने आया उस सब को वो टकराती हुई, इधर उधर लुढ़काती हुई, छलांगे मारती हुई भेड़ें अपने भोजन के पास पहुंच गई। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेघनाओं का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। लेखिका कहती हैं कि जिस तख्त को वो पार करके गई भेड़ें, वहां पर दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था और जिस पर काफ़ी वर्क कर रखा था, और दीदी बुआ को कुछ बता रही थी। जिस समय वहां से भेड़ें गुजरी तो बिना किसी डर के भेड़ें सीधे अपने भोजन की ओर भाग गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी का सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। लेखिका कहती हैं कि जब भेड़ों ने घर में सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया तो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे जर्मनी की सेना अपने टैंकों और बमबारों के साथ छापा मारकर वहां से गुजरी हो, कि जिस बर्तन में भेड़ों के लिए दाना तैयार करके रखा गया था उसकी खुशबू पाते ही भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़ी। आगे यहाँ से देखते हैं कि हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपनों में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। लेखिका कहती हैं कि उनकी हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टा मुंह पर रखे हुए पता नहीं किन महलों की सैर करते हुए सो रही थी। अचानक भेड़ें उनके पलंग से ऊपर से छलांग मारती हुई गई और उनकी चारपाई से टकराई तो वो हड़बड़ा उठी और घबराहट में अपने दुपट्टे में ही उलझ गई और मारो मारो चीखने लगी।
आगे है कि इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। इस पे लेखिका कहती हैं कि यदि आपने किसी ने कभी भी भेड़ों को मारा होगा तो आपको लगा होगा कि जब भेड़ों को पीटते हैं तो ऐसा लगता है कि रुई के मोटे तकिए को पीट रहे हैं। और वैसे ही वो सब्जी वाली उनको पीटने लगी कि जब सारी भेड़ें मटर की फलियां जब वो रसोइये को दे रही थी, जब वो सारी भेड़ें उनकी तरफ भागने लगी तो अपने बचाव में वो सीना तान कर खड़ी हो गई। भेड़ें आगे है, भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दी। तो लेखिका जी कहती हैं कि जैसे ही वो अपनी तरकारी वाली उनको मारने के लिए खड़ी हुई तो भेड़ों को लगा कि वो उनके साथ मजाक कर रही है और वो उन सारी भेड़ें उन पर एकदम लपक गई और अपनी वो सारी सब्जी छिलकों समेत अपने पेड़ की कढ़ाई में झोंक दी। मतलब वो सारी सब्जियां खा ली, चट कर दी। आगे चलते हैं। इधर यह प्रलय मची थी और उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। लेखिका कहती हैं कि अभी भेड़ों ने जो हड़कंप मचाया था, जो तूफान, वो थमा ही नहीं था कि कुछ बच्चों को ये ख्याल ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। और बच्चों की इतनी बड़ी फौज, जिनको डर था कि उनको रात को खाना नहीं मिलेगा अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे, तो वे अपना अगला काम भैंसों का दूध निकालने में जुट गए। लेकिन बच्चों ने जैसे ही भैंस का दूध निकालने का सोचा और उन्होंने ये नहीं देखा कि बाल्टी धुली है या नहीं धुली, वो सब भैंस के पास पहुंच गए और भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए शुरू किया। तो भैंस एकदम घबरा गई और अपने चारों पैरों से एकदम से उछाल लगा दी और बाल्टी को लात मारकर दूर खड़ी हो गई। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर में बांध दिए गए। अगाड़ी पिछाड़ी मतलब आगे पीछे, दूध दूह मतलब दूध निकालना। लेखिका कहती हैं कि जब भैंस बाल्टी में लात मारकर दूर खड़ी हो गई तो बच्चों ने तय किया कि भैंस के आगे पीछे जो टांग हैं उनको बांध दी जाए और फिर उसको काबू में लाकर दूध निकाला जाए। तब बच्चों ने अपने झूलों की रस्सी निकाली और भैंस के पैर बांध दिए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। आइए देखते हैं कि लेखिका कहती हैं कि जब बच्चों ने भैंस का दूध दूहने के लिए उसे बांधना चाहा तो उन्हें भैंस के 2 पिछले पैर तो चाचा जी के चारपाई से बांध दिए जिस पर वो सो रहे थे, और जैसे ही अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश की तो भैंस चौकन्नी हो गई और भैंस चारपाई को अपने साथ खींचकर भागने लगी। जैसे भैंस के भागते ही चाचा जी की चारपाई भी भैंस के साथ ही उनके पीछे पीछे घिसटने लगी। आगे शुरू करते हैं।
फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ ही भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। कि ये कहते हैं कि जब चाचा जी की चारपाई ड्रम से टकराई तो उनको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। जब बच्चों ने देखा कि भैंस भागी जा रही है और जो चारपाई है उस पर चाचा जी उनके साथ ही घसीटे जा रहे हैं, तो बछड़ों को ध्यान आया कि भैंस का बछड़ा खोल दिया जाना चाहिए, इससे भैंस रुक जाएगी। और वैसे हुआ भी वैसे ही। बछड़े के प्यार से बेचैन होकर भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसका बछड़ा भी घायल हो सकता था। और बछड़ों को देखकर उसने तुरंत अपने पैर रोक लिए। बछड़ा भी भूखा था और अपनी माँ भैंस को तुरंत देखकर दूध पीने में जुट गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर गिरा और कपड़ों पर गिरा। 2-4 गिलास धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। लेखिका कहती है कि जैसों ने बच्चों ने देखा कि भैंस शांत हो गई है, वो सभी गिलास कटोरे लेकर दूध लेने के लिए निकले, लेकिन हड़बड़ाहट में बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा चुकी थी। बछड़ा अभी भी विद्रोही हो गया था और इधर उधर भागने लगा। दूध की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, कुछ बच्चों के कपड़ों पर गिर गई। 2-4 गिलास धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी सारा बछड़ा पी गया। और यह इतना जल्दी हुआ, ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ बिखरा हुआ था। आगे है, घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था, ये यहाँ से है अब हमारा, कि घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था कि जैसे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बांग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँच गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी मायके, अम्मी ने चुनौती दे दी। लेखिका कहती हैं कि बच्चों ने इतना सब काम बिगाड़ दिया था कि घर की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और बड़ों ने गुस्से में आकर सभी बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। मुर्गियों को बगीचे की तरफ भेजा गया। सब्जी वाले के जो सारी तरकारी भेड़ें खा गई थी उसके आंसू पहुँचे गए और उसे हौसला दिया, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां भेड़ें खा गई थी। ऐसा लग रहा था कि घर में शोक मनाया जा रहा हो। शोक मतलब जैसे दुख मनाना। बच्चों ने सारा काम इतना बिगाड़ दिया था कि लेखिका की अम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे बच्चों से परेशान होकर आगरा जाने की धमकी देने लगी और अपना सामान बांधने लगी। वो कहने लगी कि या तो बच्चे ही अपनी मनमानी कर ले या फिर वे घर में रहेंगी। वे इतने गुस्से में थी कि उन्होंने यह तक कह दिया कि उनके और बच्चों में से एक ही घर में रहेगा, नहीं तो वे मायके चली जाएंगी। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसमें है कतार मतलब लाइन में खड़ा करना, बटालियन मतलब पलटन, कोर्ट मार्शल सैनिकों को मिलने वाली सजा। लेखिका कहती हैं कि जब लेखिका की माँ ने परेशान होकर मायके जाने की बात की तो लेखिका के पिताजी सब बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके
बच्चों की पूरी फौज को उनको सज़ा सुनाते हुए कठोर दंड के तौर पर कहा कि अगर किसी बच्चे ने घर के सामान को हाथ लगाया तो उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाएगा। लेखक के अब्बा की बात सुनी सब बच्चों ने कि बच्चे अब किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। तो बच्चे चाहे कुछ भी कर लें, बड़ों को शांति ही नहीं मिलती। इस पर बच्चों ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उन्हें कुछ भी काम बताए वे कुछ भी नहीं करेंगे, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अर्थात बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। इस पाठ का सार यही है कि किसी कामचोर बच्चे से काम कराने से पहले सही तरीके से उसे काम करना सीखना चाहिए, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। इस पाठ कामचोर में भी जब बच्चों को घर के कुछ काम जैसे गंदी दरी को झाड़ कर साफ करना, आंगन में कूड़े को साफ करना, पेड़ों में पानी देना बताया गया और वे सब काम करेंगे और उन्हें कुछ ना कुछ इनाम के तौर पर मिलेगा, तो इनाम के लालच में बच्चों ने घर के काम करने की तो सोची, परंतु जब कोई भी काम उन्होंने शुरू किया तो वो सही ढंग से ख़त्म नहीं कर पाए और उसके बजाय उन्होंने उसे ज़्यादा बिगाड़ दिया, जिससे घर के सारे सदस्य परेशान हो गए और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया गया और उन्हें आखिरी में कहा कि वो घर के किसी सामान को हाथ न लगाएं, वरना उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले न तो उन्हें काम करने देते हैं और न ही बैठे रहने देते हैं। लेखिका के अनुसार ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि घर वालों ने बच्चों को काम तो बताए थे, परंतु काम करने का सही तरीका नहीं समझाया था। यह इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई जी। बच्चों, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।